Hello guys in Krishi Valley YouTube channel. In this video we are going to discuss about some important agriculture terms. It is part 2 of this video. Part 1 का link description box में given है. Now let's start. First term, seed index. What is seed index? The weight of 100 seeds जनरली टेकन फॉर लार्ज सीडेड क्रॉप्स. जनरली कुछ ऐसे क्रॉप्स जिनके सीड्स बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, उन क्रॉप्स में हम 100 सीड्स का वेट लेते हैं. दैट इज़ नोन एज सीड इंडेक्स. फॉर एग्जांपल कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं, जैसे ग्राम, चना, ग्राउंडनट, मूंगफली, मेज़. इन सब के जो सीड्स होते हैं बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, तो इनमें जो हम वेट लेते हैं वो सिर्फ 100 सीड्स का लेते हैं. दैट इज़ नोन एज सीड इंडेक्स. नेक्स्ट टर्म है टेस्ट वेट. What is test weight? The weight of 1000 seeds for small seed crops. जनरली कुछ क्रॉप ऐसे होते हैं जिनके सीड्स बहुत छोटे होते हैं, तो जिन क्रॉप्स के सीड्स बहुत छोटे होते हैं तो उनमें हम 100 सीड्स का वेट नहीं लेते, उनमें हम 1000 सीड्स का वेट लेते हैं. तो उसको हम बोलते हैं टेस्ट वेट. फॉर एग्ज़ाम्पल कौन से क्रॉप्स होते हैं इसमें, जो बहुत ही छोटे सीड्स वाले क्रॉप्स होते हैं, लाइक राइस, वीट, मस्टर्ड. इनके सीड्स बहुत छोटे होते हैं, तो इनमें हम 100 सीड्स का वेट नहीं लेते, इनमें हम 1000 सीड्स का वेट लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट वेट. सो डोंट कंफ्यूज इन दिस. सीड इंडेक्स में 100 सीड्स का वेट लेते हैं और टेस्ट वेट में 1000 सीड्स का वेट लेते हैं. तो अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स और उनका टेस्ट वेट और सीड इंडेक्स को डिस्कस करेंगे. जो टेस्ट वेट और सीड इंडेक्स होता है वो ग्राम में लिया जाता है. तो जो इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं यहाँ पे वो बेसिकली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट जो है मैंने वही कवर करी है. फॉर एग्ज़ाम्पल राइस का होता है 25 ग्राम, बासमती राइस का 21 ग्राम होता है, वीट का होता है 40 ग्राम, बार्ले 35 to 40 ग्राम, मेज़. अब मेज़ जो होता है वो थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है, बोल्ड होता है इसका साइज़, तो इसमें सीड इंडेक्स होता है, 100 सीड्स का वेट होता है, वो होता है 200 to 250 ग्राम. पर्मलेट का 5 to 7 ग्राम, सॉरगम 25 to 30 ग्राम. चिकपी में भी देखना पड़ता है कि देसी है या काबुली है. देसी होगी तो 140 to 259 ग्राम, काबुली है तो 260 से 450 ग्राम. इस तरह बाकी और भी क्रॉप्स हैं. ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करते रहें. ठीक, ये जितने भी क्रॉप्स हैं सब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट सारे क्रॉप्स हैं. इस तरह पीजन पी का होता है 70 से 75 ग्राम, पी 100 ग्राम, सोयाबीन 55 ग्राम, ग्राउंडनट 200 से 250 ग्राम. इसमें आपको सिंपल इतना याद रखना है कि कौन से क्रॉप्स जो होते हैं स्मॉल सीडेड होते हैं. स्मॉल सीडेड होंगे तो उनमें 100 स्मॉल सीडेड है तो उनमें 1000 सीड्स का वेट लेना होता है, और जो बोल्ड सीड होते हैं यानी जो बड़े साइज़ के होते हैं उनमें 100 सीड्स का वेट लेना होता है. और उनकी वैल्यू भी आपको याद रखनी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स में कोई भी एग्ज़ाम्स होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्ज़ाम, उनमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड टू टेस्ट वेट और सीड इंडेक्स. तो हम आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दो मोस्ट कंफ्यूजिंग टर्म्स जो एग्रीकल्चर में बहुत यूज़ होते हैं, सीड एंड ग्रेन. बहुत लोगों को इन दोनों में क्या फ़र्क होता है नहीं पता, तो लेट अस डिस्कस बोथ ऑफ दीज टर्म्स, सीड एंड ग्रेन, वन बाय वन. पहले डिस्कस करते हैं सीड्स. Unit of reproduction of higher plants that is used for sowing purpose. Seeds जो होते हैं उनमें reproductive quality होती है. that is कि seeds जो होते हैं वो एक न्यू प्लांट को जनरेट कर सकते हैं. अगर हम किसी भी सीड्स को मिट्टी में बो देते हैं तो उससे एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता है. दैट इज़ रिप्रोडक्टिव यूनिट. तो सीड्स जो होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी होती है. दैट इज़ वाई दे आर यूज फॉर सोइंग पर्पज़. जबकि ग्रेन्स जो होते हैं दे आर a single fruit or seed of cereals or grasses used for food purpose. ग्रेन्स जो होते हैं जनरली सीरियल्स और ग्रासेस के फ्रूट्स को बोलते हैं. जनरली जो ग्रामिनेसी फैमिली के क्रॉप्स होते हैं उनको सीरियल्स बोलते हैं, लाइक राइस, वीट, बार्ले, ऑल आर दीज ग्रेन्स. इनको हम सोइंग पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करते, इनको हम यूज़ करते हैं एज अ फूड पर्पज़. तो ये एक बेसिक डिफरेंस तो हमने याद हो गया कि सीड को सोइंग के लिए यूज़ करते हैं और ग्रेन एज अ फूड पर्पज़ यूज़ करते हैं. सेकंड डिफरेंस है
इन सीड्स वायबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। वायबिलिटी का मीन्स होता है कि सीड जो होता है उसमें वायबिलिटी होनी चाहिए, मीन्स सॉइल में ग्रो करने के बाद उसका जर्मिनेशन होना चाहिए, दैट इज़ वायबिलिटी। तो सीड्स को हम सोइंग के लिए यूज़ कर रहे होते तो इट इज़ ऑब्वियस कि उसमें वायबिलिटी होनी चाहिए। बट जो ग्रेन्स होते हैं उनको हम फूड पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो उनमें वायबिलिटी इज़ नॉट अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सो सीड्स में वायबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इन ग्रेन्स वायबिलिटी इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सीड्स मे बी ट्रीटेड विथ फंजीसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। सीड्स को हम सोइंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इफ़ उनकी वायबिलिटी कम ज़्यादा हो तो उसके लिए हम उनको फंजीसाइड, पेस्टिसाइड्स या उसमें डिसीज़ इंसेक्ट्स का रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए डिसीज़ ना अटैक करें, इसलिए हम उनको फंजीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स जैसे केमिकल्स के संग ट्रीट कर देते हैं। लेकिन जो ग्रेन्स होते हैं उनको हम किसी भी केमिकल, फंजीसाइड, पेस्टिसाइड के संग ट्रीट नहीं करते, बिकॉज दे आर मेनली यूज फॉर फूड पर्पज़। और अगर उनको ट्रीट करेंगे तो ये ह्यूमन कंजप्शन पे, ह्यूमन हेल्थ पे गलत इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं कि सीड में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, लाइक पम्पकिन सीड, सेसेम सीड, सनफ्लावर सीड्स। ये सब सीड होते हैं, मतलब ये सोइंग के लिए फर्दर हम यूज़ कर सकते हैं। बट ग्रेन्स में जितने भी पहले पढ़ चुके हैं, जितने भी सीरियल्स या फिर ग्रासेस होती हैं, लाइक जो ग्रामिनेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, लाइक राइस, व्हीट, मेज, बार्ले, ऑल दीज आर ग्रेन्स। तो ये बेसिक डिफरेंस जो हमने पढ़ा है सीड और ग्रेन्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। अब नेक्स्ट टर्म है टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर ऑपरेशंस लाइक टिलेज परफॉर्म करने में। तो वन बाय वन देखते हैं कि टूल्स और इम्प्लीमेंट्स में क्या फ़र्क होता है। फर्स्ट इज़ टूल्स। दीज आर लाइट इन वेट and can be easily operated without the use of animals and machine. टूल्स जो होते हैं बहुत हल्के होते हैं साइज़ में। अब हल्के होते हैं तो इसको हम ईज़िली ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी एनिमल या मशीन या लाइक ट्रैक्टर पे पीछे माउंट करने की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये बहुत हल्के होते हैं, खुद यूज़ कर सकते हैं। दे आर टूल्स। एग्जाम्पल सिकल, स्पेड, ये सब टूल्स होते हैं। इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? They are heavy in size, so used with the help of animals and driven machine like tractors. Implements हैवी होते हैं साइज़ में। हैवी होने की वजह से हम इनको एज सच खुद से यूज़ नहीं कर पाते। इनको हमें किसी एनिमल या किसी मशीन के पीछे माउंट करना पड़ता है। मशीन या लाइक ट्रैक्टर के पीछे इसको माउंट करना पड़ता है, तब जाके हम इसको यूज़ कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्क हैरो, कंट्री प्लो, लैंड लेवलर, ये सब एग्जाम्पल्स हैं इम्प्लीमेंट्स के। अब नेक्स्ट टर्म है इन्फिल्ट्रेशन, पर्कुलेशन, सीपेज, लीचिंग। ये चारों टर्म्स थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज़ इन्फिल्ट्रेशन, द प्रोसेस ऑफ एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल। इट इज़ मेजर्ड इन इंच पर आवर और मिलीमीटर पर आवर। इन्फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जैसे ही हम इरिगेशन के दौरान वाटर अप्लाई करते हैं प्लांट्स में, तो वाटर की जो एंट्री होती है इनटू द सॉइल, वर्टिकल मूवमेंट, ठीक है, नीचे की डायरेक्शन में डाउनवर्ड मूवमेंट या वर्टिकल डायरेक्शन में जो पानी एंटर करता है, दैट इज़ इन्फिल्ट्रेशन। और शुरुआत में क्या होता है, इनिशियल स्टेज में जो इन्फिल्ट्रेशन होता है बहुत फास्ट होता है, मतलब मिट्टी जल्दी से पानी एब्जॉर्ब करती है, सोखती है अपने अंदर। उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो स्लो होने लगता है। इन्फिल्ट्रेशन रेट को हम मेज़र कर सकते हैं इंच पर आवर और मिलीमीटर पर आवर। नेक्स्ट है पर्कुलेशन। पर्कुलेशन क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल। पर्कुलेशन में जो होता है वो वाटर एकदम डाउनवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में अंदर सॉइल की मूव करता है। अब इन्फिल्ट्रेशन और पर्कुलेशन में फ़र्क क्या हुआ, इन्फिल्ट्रेशन एकदम स्टार्टिंग में होता है, जब स्टार्टिंग में जस्ट एंट्री ऑफ वाटर, वी कैन से दैट जस्ट एंट्री ऑफ वाटर, पानी की जो एंट्री होती है मिट्टी में, जस्ट एंट्री ऑफ वाटर इनटू सॉइल, उसको हम इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इन्फिल्ट्रेशन के बाद जो पानी मिट्टी में चला जाता है, उसके बाद वो पानी मिट्टी में अंदर जाता रहता है, डाउनवर्ड वर्टिकली मूव करता रहता है।
वो पर्कुलेशन होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है पर्कुलेशन और इन्फिल्ट्रेशन में। इन्फिल्ट्रेशन में जस्ट वाटर एंटर होता है, पर्कुलेशन में एंटर होने के बाद वो नीचे मूव करता रहता है। दैट इज़ इन्फिल्ट्रेशन एंड पर्कुलेशन। अब नेक्स्ट टर्म डिस्कस करना है सीपेज। इट इज़ डाउनवर्ड एंड लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सॉइल। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन में वाटर जस्ट एंटर होता है, पर्कुलेशन में वो डाउनवर्ड मूव करता रहता है। सीपेज में क्या होता है कि अब पानी जो होता है डाउनवर्ड मूव करता है। अब मिट्टी में जब हम पानी डालते हैं उसमें कोई हमारा कंट्रोल तो है नहीं कि वो डाउनवर्ड मूव करेगा, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो मिट्टी में जो पानी है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, दैट इज़ पर्कुलेशन। लेकिन डाउनवर्ड के साथ साथ अगर वो लेटरल डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, लेटरल माने साइड बाय साइड मूव कर रहा है, दैट इज़ नोन एज सीपेज। तो पर्कुलेशन में डाउनवर्ड मूवमेंट होता है और सीपेज में डाउनवर्ड प्लस लेटरल दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। नेक्स्ट टर्म है लीचिंग। लीचिंग मीन्स डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद वाटर फ्रॉम रूट जोन। लीचिंग में क्या होता है, लीचिंग बहुत ही एक ड्रास्टिक प्रोसेस होता है, वी कैन से दैट, बिकॉज लीचिंग के दौरान क्या होता है पानी नीचे मूव तो कर रहा है पर पानी के साथ बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वो भी क्या होते हैं रूट जोन से नीचे जाके मूव करने लगते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम इस फिगर में देखते हैं। सबसे पहले जो वाटर जस्ट सॉइल में एंटर होता है दैट इज़ इन्फिल्ट्रेशन। फर्स्ट इज़ इन्फिल्ट्रेशन। सेकेंड वो वाटर डाउनवर्ड मूव करता जाएगा इनसाइड द सॉइल, दैट इज़ सेकेंड पर्कुलेशन। अब जो वाटर है वो डाउनवर्ड मूवमेंट के साथ साथ कुछ लेटरल मूवमेंट भी करेगा, दैट इज़ नोन एज सीपेज। और होता क्या है कि कुछ प्लांट्स में जो रूट जोन में कुछ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, NPK, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स भी अगर पानी के साथ लेटरल मूव करेंगे दैट इज़ लीचिंग। लीचिंग इज़ द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स अलॉन्ग विद वाटर। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो सच में बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।